नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक तथा साथ में शेयर करें। ध्यान रखेंगे, आज हम लोग कोहल वर्ग के नैतिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, कोहल वर्ग का नैतिक विकास। तो सबसे पहले हम समझेंगे नैतिकता है क्या, नैतिक विकास कहते किसे हैं, मोरलिटी क्या है। नैतिक विकास पे सबसे पहले किसने बल दिया था, तो ध्यान रखेंगे नैतिक विकास पर कोहल वर्ग से पहले किसी मनोवैज्ञानिक ने बल दिया, जिसका नाम था जीन पियाजे। अगर पूछेगा नैतिक विकास पे सबसे पहले किसने बल दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे कौन, जिनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक की चर्चा हम लोग किए थे, द मोरल जजमेंट ऑफ साइकोलॉजी। द मोरल जजमेंट ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे वही जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले नैतिकता या नैतिक विकास पे बल देने का श्रेय गया था जीन पियाजे, जिन्होंने कई अवस्थाएं बांटा था, जो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। कोहल वर्ग ने फिर अपनी कुछ अवस्थाएं बताया। तो पहले अगर बात करेंगे तो जीन पियाजे, दूसरे नंबर पे नैतिक विकास पे सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहल वर्ग ने दिया था। नैतिकता को फ्रेंड्स समझते हैं, नैतिकता क्या है, मोरलिटी किसे कहते हैं, क्या है नैतिकता। ध्यान रखेंगे एग्जामों में पूछ लेता है नैतिकता, एग्जामों में पूछ लेता है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो नैतिक होता है या फिर अनैतिक होता है। तो ध्यान रखेंगे जब कोई शिशु जन्म लेता है ना ही वो नैतिक होता और ना ही अनैतिक होता है। नैतिकता का विकास बच्चा यहीं फैमिली से सीखता, यहीं अपने सोसाइटी से सीखता है। नैतिक विकास बच्चा जन्म के बाद ही सीखता है, ना ही नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सामाजिक विकास, क्या बच्चा जन्म के समय से ही सामाजिक होता है, नहीं, बच्चा जन्म के समय से सामाजिक नहीं होता और ना ही असामाजिक होता है। सामाजिकता का जो भी विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट जो भी होते हैं, वो हमारे सोसाइटी से होते हैं, हमारे फैमिली से होते हैं। तो ध्यान रखेंगे नैतिकता क्या है। पहले बात करेंगे हम नैतिकता के विषय में। नैतिकता किसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर परिवार में, पास पड़ोस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने के बाद या कोई भी गतिविधि देखने के बाद ये बताते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, एक कार्य अच्छा है, एक कार्य बुरा है। ऐसे जब बच्चा कोई भी बातों को रखे, एक कार्य अच्छा है, एक कार्य बुरा है, एक सकारात्मक कार्य है, नकारात्मक कार्य है, वो बच्चा अच्छा है, ये वाला बच्चा सही है, ऐसे भाव जब बच्चे के अंदर आ जाते हैं, यानी सही चीज़ों को जब बच्चा पहचानने लगता है, वह क्या कहलाती है, उसकी नैतिकता कहलाती है, वह उसकी मोरलिटी कहलाती है। ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कोहल वर्ग ने कई चीज़ों पे बल दिया, नैतिक दुविधा पे बल दिया, नैतिक तर्कड़ा पे बल दिया। पूछ लेता है नैतिक दुविधा पे किसने बल दिया था, नैतिक दुविधा को हम डेमिना के नाम से जानते हैं। ऐसे भी परीक्षाओं में प्रश्न आ गए हैं, डेमिना पे किसने बल दिया था, तो कोहल वर्ग ने डेमिना पे बल दिया था। डेमिना है क्या, नैतिक दुविधाएँ हैं क्या। जब बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए जाता है तो वो सोचता है बच्चा कि ये कार्य करें या फिर ये कार्य नहीं करें, ये कार्य करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हो सकता है बच्चे का कोई खाने का मन कर दिया, छोटे बच्चों को देखे होंगे, कोई खाने का मन कर दिया, उसके पास पैसा नहीं है, उसने अपने पेरेंट्स के पिताजी के पॉकेट में पैसा देखा, अब उसके अंतर्गत दुविधाएं आने लगती हैं, क्या करें, पैसा चुरा के कुछ खा लें या फिर पैसा नहीं खाएं। अगर पैसा चुरा लेते हैं तो हो सकता है हमारे पिताजी या पापा हमें डांटें, मम्मी हमें पीटें, ऐसे भाव आने लगते हैं। जब बच्चा किसी दुविधा में हो कार्य को करने के लिए, वो क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है, उसे डेमिना कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जब कोई बच्चा किसी उन दुविधाओं में से किसी एक रास्ते का चयन कर लेता है, वह कहलाता है नैतिक तर्कड़ा। यानी ये कार्य को करना है, इस कार्य को नहीं करना है, उसमें से किसी एक कार्य को सूटेबल कर ले या एक रास्ते को चुन ले, वो क्या कहलाता है, नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ये तीनों चीज़ें कन्फर्म हो गई, नैतिकता क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कड़ा क्या है। आगे चलते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास पे। ध्यान रखेंगे कोहल वर्ग जो मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना नैतिक विकास जो दिया था सबसे पहले 1969 ईस्वी में दिया था। नैतिक विकास इन्होंने 1969 ईस्वी में दिया था। सर्वप्रथम इन्होंने बच्चों को एक कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई, एग्जामों में भी पूछ लेता है कि कोहल वर्ग ने बच्चों को कैसी कहानी सुनाई। तो ध्यान रखेंगे कोहल वर्ग ने बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई। हिंज किस देश का निवासी था, तो ध्यान रखेंगे
हिंज यूरोप का निवासी था। हिंज की कहानी कोहलबर्ग ने सुनाया, जो कहाँ का निवासी था, यूरोप का निवासी था। ध्यान रखेंगे, हिंज एक व्यक्ति होता है, इसकी वाइफ की तबीयत सर्वाधिक खराब होती है, वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तभी डॉक्टर से पता चलता है कि उसे एक प्रकार का स्पेशल कैंसर है। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि हिंज के वाइफ को कौन सी बीमारी थी, तो कैंसर बीमारी थी, जबकि कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछ ले, कैंसर दिवस कब मनाया जाता, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। हिंज के वाइफ को कैंसर नामक बीमारी थी, और डॉक्टर ने कहा कि उस मार्केट के एक ही मेडिकल स्टोर पे दवा मिल रही थी, उसने कहा अगर वो दवा आ जाएगी तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए। हिंज बेचारा बड़े परेशान हुआ, गया मेडिकल स्टोर पे पहुंचने के बाद उसने मेडिकल स्टोर के हेड से बात किया, उसने कहा कि हमें ये दवा चाहिए। उसने मेडिकल स्टोर का हेड बताया कि हाँ ये दवा हमारे पास उपलब्ध है। इसने कहा ठीक है, उस दवा का रेट पूछा तो मेडिकल स्टोर का जो हेड था उस दवा का रेट बताया $200, जबकि वो दवा बनी थी $200 में। ध्यान रखेंगे, दवा बनी थी $200 में, जबकि उस मेडिकल स्टोर का हेड बताया उसका रेट $2000। ध्यान रखेंगे, $200 की दवा बनी हुई थी, मेडिकल स्टोर वाले ने कितना बताया, $2000। ये बेचारा हिंज बड़ा परेशान हुआ, इसने सोचा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे। ये गया अपने परिवार के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए। किसी तरह बेचारा पैसा इकट्ठा करके $1000 लेके आया। कितना डॉलर लेके आया, $1000 लेके आया, और मेडिकल स्टोर वालों को दिया, कहा कि आप हमें दवा दे दीजिए, फिर हम आपका पैसा जो भी बचा है वापस कर देंगे। मगर मेडिकल स्टोर वाले ने क्या किया, दवा नहीं दिया। इसलिए बेचारा बड़े परेशान हुआ, इसने सोचा कि क्या करें। वह किसका शिकार हुआ, नैतिक दुविधा का शिकार हुआ, डेमिना का शिकार हुआ। वो अपने घर पे गया और रात में लगा सोचने हम क्या करें, क्योंकि उसके वाइफ के लिए दवा की आवश्यकता थी। अगर दवा नहीं मिलती तो हो सकता है उसकी वाइफ एक्सपायर कर जाती। तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, सोचा क्या करें। किसका शिकार हुआ, डेमिना का शिकार हुआ। उसने सोचा क्या करें, दवा को चुरा लें। फिर उसके मन में कुछ भाव आया कि नहीं, दवा को नहीं चुराना चाहिए, दवा को चुराना गलत बात है। लास्ट में उसने सोचा कि अगर दवा को नहीं चुराएंगे तो हमारी पत्नी का क्या हो सकता है, देहांत हो सकता है, हमारी पत्नी मर सकती है। उसने एक नैतिक तड़कड़ा आया उसके मन में, एक सोच आया कि क्यों ना हम दवा को ही चुरा लें। हिंज जाता है और जो मेडिकल स्टोर होता है उसके खिड़की, कांच की खिड़की बनी होती है, उसको तोड़ता है, दवा चुराता है, लेके जाके डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर को देने के बाद डॉक्टर उसके पत्नी को दवा दे देता है, उसके पत्नी को कुछ आराम हो जाता है। देखिएगा, कोहलबर्ग ने एक कहानी किसको सुनाई, वहाँ पे अपने बच्चों को सुनाई। उसके यहाँ कुछ बच्चों की संख्याएँ बैठी हुई थी जिसको सुनाई। ये कहानी हम आप लोगों को सुना रहे हैं। उस पर बच्चे अपना तर्क वितर्क दिए, क्या हिंज को दवा चुराना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा हाँ ठीक है, अपने पत्नी को बचाने के लिए तो बिल्कुल दवा चुरा लेगा। कुछ ने कहा नहीं, ये हमारे समाज के विरुद्ध है, हमारे कानून के विरुद्ध है, दवा नहीं चुराना चाहिए हिंज को। ऐसे सब बच्चों ने तरह तरह के उत्तर दिए। कुछ तो हिंज के पक्ष में उत्तर दिए, कुछ हिंज के विपक्ष में उत्तर दिए। इस पे आधारित उस नैतिकता पे थोड़ी सोचते सोचते कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 भागों में डेवलप कर दिया, यानी 3 भागों में बांट दिया। पूछ लेता है नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, तो ध्यान रखेंगे नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। और नैतिक विकास के अंतर्गत कितने अवस्थाएं हैं, तो नैतिक विकास के अंतर्गत 6 अवस्थाएं हैं। हर एक स्तर में 2 अवस्थाएं हैं, इस वजह से 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। नैतिक विकास 3 है। तो ध्यान रखेंगे, पहला नैतिक विकास उन्होंने दिया था पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा दिया था परंपरागत अवस्था, तीसरा दिया था उत्तर परंपरागत अवस्था। ध्यान रखेंगे, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। ऐसे भी पूछ लेता है पूर्व परंपरागत अवस्था कब से कब तक चलती है, तो ध्यान रखेंगे पूर्व परंपरागत अवस्था चलती है 10 से 13 वर्ष तक। पूछ लेगा परंपरागत अवस्था कब से कब तक चलती है, तो ये 13 से 10 से थोड़ी से ध्यान रखेंगे। पूछ लेगा पूर्व परंपरागत अवस्था कब से चलती है, तो 4 से 10 वर्ष तक चलती है। ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष चलती है। परंपरागत अवस्था जो है 10 से 13 वर्ष चलती है। उत्तर परंपरागत अवस्था जो है 13 से प्रौढ़ावस्था तक, कहीं वृद्धावस्था तक, ऐसे करके दे देता है। तो कहीं 16 भी दे देता है, 13 से 16, कहीं 13 से 18। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, पूर्व परंपरागत अवस्था को हम पूर्व औपचारिक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसको पूर्व रूढ़िगत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था कहते हैं। इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तो 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, पूर्व परंपरागत अवस्था को पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, पूर्व औपचारिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं।
इसकी सीमा कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 4 से 10 वर्ष तक इसकी आयु अवधि होती है। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास या नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है। और नैतिकता के विषय में बच्चा कुछ नहीं जानता, वो अपने समाज से सीखेगा, अपने परिवार से सीखेगा, अपने आसपास पड़ोस से सीखेगा। नैतिकता का कोई भी उसके अंदर काम नहीं कर रहा होता है, नैतिक विकास का बिल्कुल अभाव होता है। किस अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में। ध्यान रखेंगे पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत 2 अवस्थाएं बताई गई। फर्स्ट है डर, दंड या आज्ञाकारिता की अवस्था, जबकि सेकंड है स्वयं केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित अवस्था। ध्यान रखेंगे किसी बच्चे को कोई कार्य हम कहते हैं पेरेंट्स कह दे किसी बच्चे को कि बच्चा ये काम कर लो, तो बच्चा को ये नहीं पता कि ये कार्य करने से हमारा फ़ायदा है। बच्चा इसलिए करता है कि हमारे शिक्षक जो कार्य हमें दिए होते हैं उसको नहीं करेंगे, या फिर जो हमारे पेरेंट्स कार्य दिए होते हैं उसको नहीं करेंगे तो हमें दंड करेंगे, हमें डांटेंगे। डर के वजह से बच्चा कर देता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर दंड की डर होता है, डर के वजह से किसी कार्य को करता है। इसमें नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है। बच्चे से कोई काम भी करते हैं तो वो इसलिए नहीं करता कि शिक्षक होमवर्क दे दिए बच्चे को, बच्चा जाके होमवर्क करके आ जाता है। वह इसलिए नहीं करता कि होमवर्क करेंगे तो हम सीख पाएंगे, बल्कि वो इसलिए करता है कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो हमें शिक्षक डांटेंगे, हमारी मम्मी हमें डांटेंगी। इस डर की वजह से बच्चा कर लेता है। ध्यान रखेंगे एक फर्स्ट था दंड या आज्ञाकारिता की अवस्था, इसमें आज्ञा को मानता है। इसमें इसके लिए कहावत फिट होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बच्चा को हम जो कहेंगे वही करेगा। इसलिए पूछ लेता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस को हल वर्ग के किस अवस्था के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखेंगे पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आती है। पूर्व परंपरागत अवस्था के प्रथम अवस्था के अंतर्गत आती है, भी ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर स्वयं केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित अवस्था। बच्चा स्वयं केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित अवस्था को ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चा क्या करता है, इसको कहा जाता है जैसे का तैसा। पूछ सकता है जैसे का तैसा मुहावरा किसके लिए फिट होता है, तो स्वयं केंद्रित अवस्था। इसमें बच्चा बस अपने आप के विषय में सोचता है। किसी बच्चे से कोई कार्य कहा जाएगा तो वो भी यही चाहेगा कि जो कार्य हम सामने वाले के लिए कर रहे हैं वो भी हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्स करे। जैसे सपोज करिए किसी बच्चा से एक बच्चा कह दिया ठीक है हम तुम्हारी मम्मी से झूठ बोल देंगे, तुम घूमने गए थे या तुम कोई गलती कर दिए, तो दूसरा बच्चा कहेगा ठीक है उसके बदले मैं तुम्हारे भी मम्मी से झूठ बोल दूंगा। मतलब जैसा बच्चा कार्य करेगा वैसे ही अपेक्षा दूसरे बच्चे से रखता है। किस अवस्था में, स्वयं केंद्रित अवस्था में। बच्चा अपने आप पे केंद्रित होता है, अपने ही विषय में सोचता है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। मतलब जैसा सामने वाला बच्चा दूसरे बच्चा के प्रति करेगा वो भी उम्मीद करेगा वो भी हमारी तरह ऐसा ही करे। और दूसरा स्टेज आपका आ जाता है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था को हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यह 10 से 13 वर्ष में चलता है। ध्यान रखेंगे परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज ये चलता है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। देखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें बालक अच्छा बनना चाहता है या अच्छा लड़का बनना चाहता है, अच्छी लड़की बनना चाहता है। इसमें सब बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी क्या हो, प्रशंसा हो। किस अवस्था में, 10 से 13 वर्ष में। जैसे किसी बच्चे को आप कोई कार्य कहेंगे तो बच्चा जाके जल्दी से उस कार्य को करके आता है कि ताकि हमें लोग क्या कहें कि ये बहुत अच्छा है, समाज क्या कहे कि ये बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखेंगे इसमें बच्चा हमेशा अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है। किस अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में। पूर्व परंपरागत अवस्था को प्रशंसा की आयु कहा जाता है। इसमें अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने का प्रयास करता है। दूसरी बात सामाजिक क्रम पोषित अवस्था है। सामाजिक क्रम पोषित अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज के नियमों को ये समझता है, समाज के नियमों के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे सपोज करिए हिंद जब उसकी पत्नी बीमार थी उसको मरने थोड़ी देता, तो लोगों का विचार था, कुछ बच्चों का विचार था कि उसे अपने पत्नी के लिए चोरी नहीं करना चाहिए था। कुछ का विचार था नहीं उसे अपने पत्नी के लिए चोरी करना चाहिए था, क्योंकि शादी में उसने कसम खा रखी थी कि वो अपनी पत्नी की जान बचाएगा या उसके जीवन का रक्षा करेगा, इसलिए उसको चोरी करना अच्छा था। यह कौन सा कहलाएगा, सामाजिक क्रम संपोषित अवस्था। मतलब समाज के जो नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर खरा उतरा बच्चा। तीसरी अवस्था आ जाती है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यह 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। कहीं कहीं पे लिखा होगा आपका 13 से 16 वर्ष, कहीं कहीं पे लिखा होगा 18 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही कर लेंगे। तीसरी अवस्था होगी उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, चलता है 13 से प्रौढ़ावस्था तक। ध्यान रखेंगे इसमें फर्स्ट स्तर होता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता या सोशल कंटेक्स्ट। बच्चा
क्योंकि ये अवस्था किशोरावस्था में बच्चा चला जाता है, लगभग किशोरावस्था है तो सोशल कंटेक्स्ट हो जाता है, यदि समाज में वो रहने लगता है, समाज में उसके कंटेंट बनने लगते हैं। इस वजह से इसमें समाज के नियमों को समझता है, समाज के रीति रिवाजों को समझता है और इसमें बच्चा हमेशा चाहता है कि समाज के जो भी नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करे। ये पत्नी को कैसे मरने देता, हिंज की अगर कहानी देखें तो उसमें इस अवस्था के अंतर्गत वो पत्नी को मरने देता तो समाज यही कहता कि कितना नालायक पति है, अपने पत्नी को ऐसे ही मरते हुए छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, समाज के अनुबंधन पे काम किया। समाज के अनुबंधन का बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। जैसे सपोज करिए आजकल लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों चीज़ समाज में सक्रिय है, तो कुछ लोग होते हैं कि लव मैरिज कर लेते हैं, समाज कुछ भी कहे कैसे भी कहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर कुछ लोग लव करने के बाद भी अरेंज मैरिज करते हैं, उनको समाज का डर है कि समाज क्या कहेगा हमें कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो इस अवस्था को हम कह सकते हैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता की अवस्था। दूसरे नंबर पे आता है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। इसमें बच्चा विवेकपूर्ण कार्य करता है। सार्वत्रिक नीतिपूर्वक सिद्धांत में बच्चा क्या करता है, विवेकपूर्ण काम करता है। जैसे बच्चा सोचा कि अगर अपने पत्नी को वो नहीं बचाया हिंज तो अपने आप में ही गिर जाएगा, मतलब अपने आप में उसे लगेगा हमने कितना गलत किया, अपने पत्नी को बचाना चाहिए था। अगर अपनी पत्नी को नहीं बचाएगा तो समाज तो जो कहेगा सो कहेगा, वो अपने अंदर से भी उसे बड़ी ग्लानि महसूस होगी। ध्यान रखेंगे कोई भी कार्य बच्चा बड़ा सोच समझ के करता है। जैसे सपोज करिए कानूनी नियमों का उल्लंघन भी बच्चा कर देता है। जैसे सपोज करिए बच्चा जा रहा है बाइक से या 4 व्हीलर से जा रहा है, आगे रेड लाइट जली हुई है, इसके बाद रेड लाइट जलने के बाद उसे दिखा कि कोई एक्सीडेंट होने की संभावनाएं है सामने वाले रोड पे, तो बच्चा क्या करता है, तुरंत उस रेड लाइट का विरोध करके जाके सामने वाले को बचाने का प्रयास करता है। तो ये कानूनी व्यवस्था पे भी काम करता है, विवेकपूर्ण भी काम करता है, समय पड़ने पर कानून या समाज का उल्लंघन भी करता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने टाइप्स दिए थे, 3 टाइप्स दिए थे। 3 टाइप्स के अंतर्गत यानी 3 स्तर दिए थे। 3 स्तर के अंतर्गत इन्होंने 6 अवस्थाओं का भी विवरण दिया था। तो मुख्य रूप से हमें याद करना है कि कोहलबर्ग के कितने स्तर थे, तो 3 थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत कब से कब तक चला, तो ध्यान रखेंगे पूर्व परंपरागत अवस्था चला था आपका 4 से 10 वर्ष। परंपरागत अवस्था कब से कब तक चला था, 10 से 13 वर्ष तक। उत्तर परंपरागत अवस्था कब से कब तक चला था, 13 से प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष, ऐसे दे देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। रुक गया, नहीं रुका।